है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए अब तक हमने 3 पार्ट दे चुके हैं और ये चौथा पार्ट है फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल कैट 1 ट्रेनीज और जो नॉन ट्रेनीज वाले हैं। कम्प्लीटली दोनों के लिए एक क्वेश्चन बैंक उसके ऊपर हमने सीरीज़ दिया है जिसके 3 पार्ट अब तक हो चुके हैं। ये मटीरियल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल काफ़ी अच्छा है, आपके लिए हमेशा तैयार। देखिए, मटेरियल साइंस की अगर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर आपको एनिसोट्रॉपिक मटेरियल और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। एक बात मैं आपके लिए हमेशा कहता हूँ, हमने आपके लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें आपको क्विज़ लगवाए जाते हैं रात 8:30 बजे। इसके अलावा आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनपीसीएल के रिगार्डिंग। जितनी भी आज तक की जर्नी रही है मैंने खुद प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो अभी बन जाए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा। चलिए, तो यहाँ पर आपसे एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दोनों पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखिएगा। सेकंड बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक आपका इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है फॉर श्योर। इसके अलावा भी आपसे क्रीप, स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, रिजिलियंस और इन सब चीज़ों के बारे में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ऑफ द मटेरियल, वो आपको पता होनी ही चाहिए। थर्ड है जो कि आपका कार्बन परसेंटेज इन कास्ट आयरन। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 to 4% आपको ऑप्शन में भी मिलता है। इतना तक बता रहा हूँ। फोर्थ अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रोमियम और निकल की पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्रोमियम क्या करता है? कोरोजन रेजिस्टेंस। कई बार आपको निकल के साथ में भी देखने को मिलता है, बट कि आपका जो निकल है वो स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए क्रोमियम ऑप्शन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है। फिफ्थ जो बात करें तो यहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है फॉर द रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस। आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर समझ में नहीं आता, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है? तो लेड की होती है, 11.34। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है लेकिन सबको नहीं पता होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा लगा है, तो आपकी बार मिस मत कीजिएगा। नोट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रास के लिए बता दूँ 8.4 to 8.7 देखने को मिलता है, कॉपर के लिए 8.95, स्टील के लिए 7.8 और मर्क्यूरी के लिए 13.6 और इसी के साथ ही गोल्ड के लिए 1.7 to 2.0 तक दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें मैक्सिमम किसका होता है? लेड का होता है। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। प्लेटिनम की बात करें तो 21.5 होता है और इरिडियम के लिए बात करें तो 2.17 से 2.24 तक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ऑन द 0.8% कार्बन पर क्या होता है आयरन कार्बन डायग्राम में? तो वो होता है टोटली पियर लाइट, कंप्लीटली पियर लाइट। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले क्या होता है? इटेक्टिक होता है, इसके बाद क्या होता है? इटेक्टोइड होता है। तो इन सब में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? आयरन कार्बन डायग्राम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ द कार्बन कंटेंट इन द पियर लाइट या फिर इटेक्टोइड स्टील? तो ध्यान रखिएगा 0.80 बोलते हैं ना, ये होता है। और 8th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी में क्या होते हैं? तो 2 होते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रुप्स में मैंने बिल्कुल आपको जो है ऐसे नोट्स, जो आप कोई क्वेश्चन अगर बिल्कुल एक नॉन नॉलेजेबल पर्सन भी है और थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं और लगता है कि मैं ये चीज़ किसी और से नहीं सीख सकते हैं, तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि मैंने बेसिक टू एडवांस आपके लिए इस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं फॉर श्योर। ओके, और इसके अलावा भी आपके लिए बीसीसी में अगर बात करें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 0.68 या फिर बोलो तो 68% होता है। कोऑर्डिनरी नंबर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 8। इस तरीके से आपका बीसीसी, एफसीसी, इन सभी में अलग अलग तरीके से, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा 2 अगर मैंने ऊपर बताया था तो 1/8 × 8 यानी कि 2 हो जाता है। ठीक है ना। और इसी के साथ ही आपका 9 की अगर बात करें, 9 नंबर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल कितना होता है? फॉर द एफसीसी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 12। बात करें नेक्स्ट कोऑर्डिनरी नंबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल, देखिए ये वो पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई।
मेनली आपको एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होते हैं वो पूछ लिया जाता है, तो इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा एफसीसी और बीसीसी के लिए। इसी के साथ ही नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल इज, ये होगा 12, बीसीसी के लिए होता है 8, एफसीसी के लिए होता है 12 और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए होता है 6। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो टेम्परेचर रेंज इन आयरन फॉर्म में क्या रहेगा, ठीक है, अल्फा, गामा और डेल्टा, ये तीनों का पता करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हार्डनेस ऑफ द मार्टेनसाइट इज अबाउट, कितना होता है, RC65। याद रखिए RC65 और RC80, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि हाइपर इटेक्टोइड हैव स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये हाइपर इटेक्टोइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फेज ऑफ सीमेंटाइड एंड पियरलाइट, ये दोनों का फेज होता है। और इसी के साथ ही द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन इन फेराइड, तो फेराइड के अंदर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन कितना होता है, तो 0.025। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पता नहीं होते कि पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब जब बता रहा हूँ तो पक्का श्योरिटी से ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में लेना है। ठीक है, एक सीट है वो हमारी होगी, फुल कॉन्फिडेंस रखिए। विच ऑफ द स्ट्रक्चर कंटेंट्स 6.67% ऑफ कार्बन, तो ध्यान रखिएगा सीमेंटाइड। ज़्यादातर आयरन कार्बन डायग्राम में ये 6.67% पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, किस फेज में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, कैसा होता है, तो ये चीज़ ध्यान दिया कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है जो कि मार्टेनसाइट फॉर्म ड्यूरिंग क्वेंचिंग व्हेन द फेस centered cubic lattice of austenite is destroyed into the डैश स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिएगा ये होता है बीसीसी फॉर्मेशन में। ठीक है ना, स्ट्रक्चर में। 16th क्वेश्चन है जो कि ब्रिनल एंड रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू ए हार्डनेस, मतलब ब्रिनल और रॉकवेल हार्डनेस जो होता है इनकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है अप टू कहाँ तक, तो ये रहेगा 300 किलोग्राम पर mm² तक। ठीक है ना। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप रॉकवेल और हार्डनेस टेस्ट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, 17 की बात करें तो इन द रॉकवेल टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑन द बी स्केल जो रहता है, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता था कि आपको बताना ज़रूरी है, तो मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, टॉपिक भी बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट ए स्केल पे बात करी जाए तो यहाँ पे 60 kg विथ डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजर पॉइंट है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है। वीडियो अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, लाइक करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब टेलीग्राम पे फ्री है आपके लिए, मज़े से तैयारी करो। और इसी के साथ ही रॉकवेल बी स्केल के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पर, हाँ, फॉर द स्टील और सिमिलर हार्ड एलॉयज़ के लिए बात की जा रही है, जिसमें 60 kg का डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल होता है ए स्केल में। बी स्केल की बात करें तो 100 kg विथ 1/16 इंचेस डायामीटर स्पेरिकल इंडेंटर का इस्तेमाल होता है। फॉर किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम एलॉय या फिर स्टील के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सी स्केल 150 kg का रहेगा, डायमंड पिरामिड इंडेंटर का इस्तेमाल करेंगे स्टील और सिमिलर हार्ड एलॉय के लिए। और लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर एलॉय आर मेजर्ड इन के स्केल के अंदर हम कॉपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ ही इसके अलावा भी एक और है, पॉलीमर्स आर, जो पॉलीमर्स होते हैं वो मेज़र किए जाते हैं रॉकवेल ई और एम स्केल में, ये मैंने अलग से बताया है। तो एम स्केल आर यूज फॉर द हार्ड पॉलीमर्स के लिए। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी क्वेश्चन आया तो इसमें से जरूर बैठ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और जो कि आपका 18 है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के बारे में भी ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रक्शन टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव नेक्स्ट है जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इन दोनों मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। एनडीटी क्या होती है, डीटी क्या होती है। डीटी मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिस चीज़ को तोड़कर चेक किया जाता है उसकी हार्डनेस कितनी है, टफनेस कितनी है, या फिर और जिसमें नहीं तोड़ के मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर लिया है, डीपीटी कर लिया, डाई
पेनिट्रेशन टेस्ट और एमपीटी कर ली है, ये भी मैंने अपने वेल्डिंग वाले जो क्वालिटी वाले जो वीडियो था उसके अंदर बताया है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी के साथ ही मैग्ना फ्लक्स क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ के मत जाना, फिर बोल रहा हूँ। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, इंस्पेक्शन टेक्निक होती है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल होता है टू द लोकल फ्लो इन द मटेरियल्स के अंदर। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ ही बात करें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग, स्पेरोडाइजिंग, साइनाइडिंग, एनीलिंग, फ्लेम हार्डनिंग। दोस्तों मेरे नोट्स में मैंने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा, लिख के दे सकता हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, बाकी से अलग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन में से। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक पेपर की पूरी जिस तरीके की रहती है स्ट्रक्चर, वो आपको यहाँ पे मिल रही है विदाउट एनी कॉस्ट, और जिसमें आपका व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परकेराइजिंग का क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव है ना, तो टू प्रोटेक्ट स्टील सरफेस फ्रॉम कोरोजन से बचाने के लिए। क्लियर। चलिए 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, तो ये एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए बाय द एयर के अंदर भी हो जाता है, और एक जिसमें सडनली ही कर दिया जाता है, धीरे धीरे होता है, इस तरीके से देख लीजिएगा। ऑस्टेम्परिंग इज नॉन एज क्या होता है, आइसोथर्मल क्वेंचिंग के नाम से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग इज ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, यूज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल्स, है ना, इसके लिए हम एनोडाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है डेड माइल्ड स्टील के लिए अप टू 0.15% कार्बन देखने को मिलता है इसमें, और लो कार्बन या फिर माइल्ड स्टील की बात करें तो ये होता है आपका 0.15 से 0.45 तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 0.45 से 0.80% तक कार्बन देखने को मिलता है, और जिसमें कि हार्डनेस हाई कार्बन स्टील जिसकी 0.8% से 1.5% तक कार्बन होता है। कास्ट आयरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 to 4% देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में भी अगर दे रखा हो तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार देखने को मिलता है HSS का क्या होता है 1841, इसमें 18% क्या होता है टंगस्टन, क्रोमियम क्या होता है 4%, वेनेडियम होता है 1% क्रोम, और कार्बन होता है 0.7%। ट्रिक मैंने बता दूं यहाँ पे TCVC याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और क्रोमियम का रहता है 18 और 4 में से पूछ सकते हैं कोई सा भी। 18/8 स्टेनलेस स्टील में कितना होता है, तो 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनल मेटल क्या होता है आपका, कॉपर निकल एलोय, तो इसमें मोनिको यानी कि मोनल मेटल निकल और कॉपर, है ना। और इसी के साथ ही ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको इन सब की अगर ट्रिक चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके मस्ट विजिट कीजिए, वेरी वेरी बहुत अच्छा ट्रिक बताऊँगा, सारे के सारे एक सीक्वेंस में आपको सारे याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रास में क्या होता है, जिब्रा सुना है ना आपने, जिब्रा याद रखिएगा, कोजिब्रा मतलब कॉपर जिंक जिससे कि ब्रास बनता है। और ब्रोंज की बात करें तो कोटी ब्रो मतलब कोटी किसकी होती है, भाई की कोटी होती है, ध्यान रखना, कोटी ब्रो मतलब भाई की कोटी, कॉपर टिन, तो इससे क्या होता है ब्रास और ब्रोंज में चेंज हो जाता है, मतलब डिफरेंस पता चल जाता है। बेबिट मेटल की बात करें 85% टिन होता है ना, और इसके साथ ही 10% एंटीमनी होता है और 5% कॉपर होता है। तो सबसे सनकी कुत्ता बबीता का, है ना, तो SBSNCU बबीता मतलब बेबिट मेटल। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना भाई तो मज़ा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूँ, ओके। इसमें नेक्स्ट अगर बात करें जर्मन सिल्वर की बात करें तो 60% कॉपर, 30% निकल और 10% जिंक। तो देखिए इसके लिए ट्रिक मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 तरह की बनाई है, नेताजी जर्मनी के, है ना, नेताजी जर्मनी के, तो निकल तांबा जिंक, अगर हिंदी में याद रहना, और अगर इंग्लिश में याद रखें जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकला जिंदा, जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकला जिंदा। तो क्या है, जर्मन सिल्वर जर्मन शेफर्ड हो गया, कॉपर निकल जिंक, कुत्ता निकला जिंदा। तो याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार ट्रिक बताइए, लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है
गन मेटल के ऊपर, कॉपर टिंक जिन। तो याद रखिएगा जैकेट, जैकेट पे क्या रखते हैं, गन रखते हैं, तो जैकेट से क्या होता है आपका जिंक कॉपर। तो याद रखिएगा क्या होता है आपका जैकेट में गन होता है, गन रखते हैं तो जैकेट। और यहाँ पर आपका आ गया जिंक कॉपर टिन। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद भी हो जाएगी पक्का। सन की कुत्ता जख्मी गन से, ये ट्रिक थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर दोनों में मिलेगा, है ना, जर्मन सिल्वर और गन मेटल इस तरीके से, है ना। तो याद रखिएगा, तो सन की कुत्ता जख्मी गन से। ओके, तो यहाँ पे SNCUZN। नेक्स्ट है आपका सोल्जर, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, PB लेड, है ना। तो टिन और लेड ये तो सभी को याद होता है, क्वेश्चन आता भी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सोल्डर किसका बना होता है, तो कॉपर टिन का। ओके, PB लेड, सॉरी कॉपर लेड। ओके, और इसी के साथ में आपका ड्यूराल्यूमिन जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, सॉरी मैग्नीशियम और इसके अलावा मैग्नीज, दोनों ध्यान रखिएगा। तो अली का कुत्ता मुन्ना मांगे, अली का कुत्ता मुन्ना मांगे, ठीक है। तो ये कुत्ता वाला वर्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन ये कॉपर के लिए मैंने ऐसा ही बनाया था। तो अली का मतलब एल्यूमिनियम का, कॉपर, मुन्ना मांगे, है ना, MnMg, याद रख लिया, बहुत अच्छा है। बस इतना याद रख लोगे आपका इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। ड्यूराल्यूमिन पे भी पूछते ही हैं, है ना। तो इतना आपको मैंने बता दिया है। और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो और ज़्यादा देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर मैं आई कार्ड में दे दूँगा। इसी के साथ ही अलॉय एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो मोनल मेटल मैंने बता दिया किससे क्या बनता है, मरीन बियरिंग, बियरिंग का बोले तो मोनल मेटल, ध्यान सॉरी, है ना। और बेबिट मेटल से बियरिंग्स बनते हैं, है ना। और ड्यूराल्यूमिन्स इससे क्या बनता है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनते हैं। और लो कार्बन स्टील से क्रेन हुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माइल स्टील से कमर्शियल बीम्स बनते हैं, पता ही है सबको, ज़्यादातर को पता होता है। और मीडियम कार्बन स्टील से क्या बनते हैं, स्क्रू और शाफ्ट बनते हैं। हाई कार्बन स्टील से क्या बनते हैं, स्प्रिंग और कोल्ड चीजल बनते हैं। और HSS से क्या बनते हैं, आपका मिलिंग कटर बनता है। क्लियर, चलिए और बात कर ले तो यहाँ पर आपका HSS से क्या बनता है, मिलिंग कटर बन गया ना। चलिए ओके, हीट ट्रीटमेंट और उसके प्रोसेसेस। तो ये देखिए नॉर्मलाइजिंग को मैं कैसे याद रख लेता, NRGS, एनर्जीज। देखो नॉर्मलाइजिंग कर रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है ना, स्ट्रेसेस कम हो जाएगी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो नॉर्मलाइजिंग एनर्जीज, एनर्जीज का मतलब नॉर्मलाइजिंग रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर, NRGS, एनर्जीज हो गया ना, करेक्ट। ओके, इससे क्या होता है, रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेसेस रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका एनीलिंग की बात करेंगे तो इसको AIM भी लिखेंगे, AID भी लिखेंगे। कैसे, इंप्रूव डक्टिलिटी भी करता है या फिर इंप्रूव मशीनेबिलिटी भी बढ़ जाती है, किससे, एनीलिंग से। ओके, टेम्परिंग, हार्डनिंग, स्पेरोडाइजिंग, एनोडाइजिंग और परकेराइजिंग, इनके बारे में पढ़ के जाना। ओके, नाइट्राइडिंग, निश, NISH, निश, मेरा निश क्लियर था भाई। तो क्या होता है निश, मतलब आपका इंक्रीज सरफेस हार्डनेस। नॉर्मलाइजिंग सॉरी नाइट्राइडिंग, NISH, सरफेस हार्डनेस। क्लियर है, चलिए। मर टेम्परिंग, इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ होल मास, मतलब कंप्लीट मास का जो रहता है हार्डनेस इम्प्रूव कर देता है, अच्छी बात हो जाती है, बढ़िया हो जाता है। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए इतना सारा कंटेंट लेके आया हूँ, प्लीज़ आप है ना लाइक कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिर भी आप करते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। देखिए बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, इतना कुछ कर रहे हैं, जॉब आप लग जाएंगे, मुझे तो बस खुशी होगी, मिठाई मेरी तरफ से मैं खुद खिलाऊंगा, मिलिएगा आप मुझसे। चलिए, आयरन कार्बन डायग्राम की बात करें और TTT डायग्राम, दोनों अच्छे से पढ़ना है। हालांकि आयरन कार्बन डायग्राम का वीडियो देख लीजिए, उससे भी आपको बिल्कुल, मैं बिल्कुल पेपर के ओरिएंटेशन से बात कर रहा हूँ, कोई फालतू की बातें नहीं है यहाँ पर, है ना। और इसी के साथ ही अलॉय इफेक्ट, अलॉयज़ के ऊपर स्टील और आयरन का क्या इफेक्ट होता है पढ़ के जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूपोला से क्या है, कास्ट आयरन, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन, इन दोनों में से मेनली क्यूपोला से पूछा जाता है। सीमेंटेशन की बात करें तो फेराइट इन रोट आयरन, तो ये क्या होगा, सीमेंटाइट बनेगा। क्रूसिबल प्रोसेस, सीमेंट सो प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी के साथ ही बेसेमर प्रोसेस से मोल्टन पिग आयरन जो कि स्टील, ओपन हर्थ से आपका अपग्रेड ऑफ बेसेमर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप ही सोच के देख लो कितना पता होगा। और इसी के बाद ही वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ किसके होता है, सीमेंटाइड। सीमेंटाइड मतलब सीमेंटाइड क्या है, कार्बाइड फॉर्म, तो ये क्या है, कार्बाइड फॉर्म में मिलता है। 40C8 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 40% कार्बन है, 8% क्या है, मैग्नीज है। 40% कार्बन, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट्स आगे आ रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मस्ट वॉच कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेना है, जॉब लगनी है, डीआई का हिस्सा बनना है, तो एक भी चीज़ मिस मत करना। और प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाए हैं और इवन क्वेश्चन सीरीज भी मैंने वीडियोज़ डाली हुई है, मस्ट वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।